प्लेस ऑफ अकरेंस पे देख के तुन के गुनहगार कर देते हैं। लेकिन इसके बारक साहब ये देखें कि एफआईआर को अंदराज कराने के लिए हम जाते हैं, कत्ल की एफआईआर दर्ज करवाते हैं, पुलिस वाले हमें ये पूछते ही नहीं, वो हमारी देखते हैं, प्रेशर ऊपर से होता है कि बंदा मर्डर होगा, सुबह ये कोर्ट में ना चले जाएं, वो उसी तरह दो गवाहान की जो है ना वो इस्तगासा लिख देते हैं और बंदे को फिट कर देते हैं। आज तक कभी किसी वकील ने, मेरे अपने बेटा भी और भी काफ़ी फैमिली मेम्बर मेरे लॉयर हैं, कभी किसी ने ये ध्यान नहीं दिया मेरे ध्यान में, क्योंकि आप माशाल्लाह कानून की एक किताब है और मैं बड़े मेरी नज़र में बड़े ज़बरदस्त, बड़े काबिल और बल्कि कानून के जो है ना सुनहरे बाब हैं, ये जेन्युइनली बात आपको भी पता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज तक कभी किसी वकील ने, आप तो माशाल्लाह अगर कोई पिटीशन करें तो मुझे पता है कि उसे अदालत बड़े गौर से सुनेगी, तो क्या ये मेरा पॉइंट जो है ये पिटीशन नहीं बनती कि इसमें जो गवाह की या जो शहादत डाल रहे हैं उनकी भी सुबह दरखास्त ले ले पुलिस, लेकिन उनको कहे कि भाई आप सुबह जो है ना इनकी CDR लेके हैं और इनकी जो जाए वकूआ पे जो इनकी लोकेशन है वो लेके हैं, इसके बाद अंदराज, ताकि FIR की अंदराज का जो अमल है ना इसको शफाफ बनाया जाए। आपने कभी ये बात सोची है या कभी नहीं आपके जहन में ये बात है, या आपने मुनासिब नहीं समझा, या मेरा ये जो सवाल है ये अनरेलिवेंट है? जो साहब आपका जो सवाल है ये 100% दुरुस्त है। और मैं एक और बात आपके सामने करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल जजेज़ हैं ये कोई जापान से इंपोर्ट होके नहीं आए, हमारे सेशन कोर्ट से वकालत करते लोग एलिवेट होते हैं और वो जाके ऑनरेबल हाई कोर्ट और एपेक्स सुप्रीम कोर्ट तक वो जो है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस करते हैं। तो साहब ये हर आदमी को, जी शऊर आदमी को पता है कि ना तो गवाह मौके पे मौजूद होते हैं, पुलिस जो है डेड बॉडी डेड हाउस में भिजवाती है और उसके बाद वर्षा का पता किया जाता है, वर्षा के आने पे रोज़ नामचा रोका जाता है, उसके अंदर इंदराज मुकदमे का किया जाता है। ना तो असल गवाह कोई आज बनना चाहता है 302 में, ना पुलिस और लवाकीन बनाना चाहते हैं। पुलिस एक सेल्फ स्टाइल अंदाज के अंदर एक चलान बनाती है जिसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ खाना पूरी करके अदालत में भिजवा देते हैं, ताकि अदालत जो, और अदालत भी जो आज जो है फर्स्ट इंस्टेंस की कोर्ट जो सेशन कोर्ट है उसको पता होता है कि ये जो है ये बनाई भी एविडेंसेस। अब मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, आप जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, जियो फेंसिंग इज़ द बेसिक प्रोसीजर कि जिसके तहत आप ये देखते हैं कि आपकी मॉडर्न डिवाइसेस आर्टिकल 164 कानून शहादत के तहत ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि इसको अगर आप पहले दिन अगर आप गवाह से कहें कि ला भी अपनी CDR, और CDR जो है गवाह से मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका CRO डिपार्टमेंट जो है उससे IO खुद कलेक्ट कर सकता है कि इधर भी ये जो, लेकिन आप मुझे बताएं कि जिस IO ने खुद फ़ोन करके एबटाबाद से मुद्दई को बुला के मुद्दई बनाया है और जिस गवाह को भक्खर से बुला के उन्हें बनाया, उनको जियो फेंसिंग करने की ज़रूरत क्या है? उन्हें तो खुद पता है कि ये मौके पे मौजूद नहीं थे। और उसके बाद जो सब एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब CCTV फुटेज एक बड़ी वैलिड पीस ऑफ एविडेंस है कि जो आपके कैमराज लगे हुए हैं, और सेफ सिटी अथॉरिटीज़ एक्ट आपका आ गया 2016 में, जिसका सेक्शन 16 ये कहता है कि इन कैमरा से बनी हुई फुटेज जो है वो एडमिजिबल पीस ऑफ एविडेंस और एक्सपर्ट एविडेंस के तौर पे लिया जाएगा, जिस पे जजा और सजा का फैसला किया जा सकता है, नाकाबिले तरदीद सबूत बन चुका है। जी बन चुका है। अब जो सब इशू ये है कि यहाँ पे बेसिकली पुलिस, आपको पता है कि दो तरह की एविडेंस पे चलान बनाती है। एक डायरेक्ट एविडेंस है कि फलां ने देखा, फलां ने डब से पिस्टल निकाला, गोली मारी, फलां को लगी, फलां फौत हो गया, फलां जख्मी हो गया, अस्पताल ले गए, जख्मों की तरह, ये एक सेल्फ स्टाइल FIR। और दूसरी जो है वो सर्कमस्टांशियल है कि नामालूम बंदे थे और उसके बाद मार पीट के पकड़ के उनकी शनाख्त परेड करवाई, उसमें रोल दे दिए, या एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन करवा दिया कि जी चौधरी शाहिद साहब जो हैं वो बेसिकली चबुर्जी के चौधरी आदमी उनके पास गए थे और उन्होंने कहा कि माफ़ी मांग दें, हमारे से गलती हो गई है, वो एक एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन बना के चलान भिजवा देते। जो सब इशू सबसे बड़ा ये है कि ना तो पुलिस इंटरेस्टेड है फेयर इन्वेस्टिगेशन करने में, ना माजरत के साथ कहूँगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में बात ना चली जाए। कोर्ट भी जो अपनी इस वक्त फैसला कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ बूटे साहब इंस्पेक्टर की सेल्फ स्टाइल बनाई हुई तफ्तीश के ऊपर एक जजमेंट देने तक अपना फ़र्ज समझती है। हालांकि अगर मैं आपके सामने एक शेयर करूंगा कि जब राना सनाउल्लाह केस मैंने करना शुरू किया तो मैंने कलेक्ट की एविडेंस वहाँ से सेफ सिटी के हवाले से अपनी एप्लीकेशन देने के बाद, और उसने ANF के केस को ख़त्म करके रख दिया कि वो ये साबित किया कैमराज ने कि ना तो उनसे कोई चीज़ बरामद हुई थी और ना ही कोई चीज़ जो थी ANF ने वहाँ पे मौके पे प्रोसीडिंग की थी। तो अगर आपकी ये बात को मान लिया जाए चौधरी साहब, तो बहुत 4-4, 5-5 साल ट्रायल को लटकाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन मॉडर्न डिवाइसेस से कलेक्ट की गई एविडेंस पर पहले दिन ही फैसला किया जा सकता है कि दिस इज़ द केस ऑफ एनी एविडेंस और इज़ द केस ऑफ नो एविडेंस। तो ये बड़ा अच्छा एक तरीका है जिसको किया जाए। अच्छा सर, ये एक बुक है आपकी ना कानून की, मेजर एक्ट, जी जी, उसमें साइटेशंस भी हैं, उसमें अथॉरिटीज़ भी हैं। जी जी। इसी तरह ये जो
लोगों को सेशन कोर्ट से सजा हो गई, उसके बाद वो अपील में जाते हैं, डेफिनेटली उन्होंने हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, बड़ी रेमेडी ब्लैक वारंट अगर किसी के हैं तो बड़ी देर तक वो प्रोसीडिंग चलती है। इसमें मैंने देखा है कई लोग जो है ना वो उनकी तो अपील जो है 5 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, वो जितना उनके पास पैसा या असर शुरू है वो अपनी अपील लगवा लेते हैं और फैसला अपनी मर्जी का करवा लिया या उनके खिलाफ हो गया, वो अपील जो है लगवा लेते हैं। मैंने देखा जेल के अंदर ज़्यादातर, बल्कि मैं यूँ तो कहूँगा ना, मैं ज़्यादातर कहूँगा तो बात मशकूक है, मैं ये कहता हूँ कि सारे, क्योंकि बात हमेशा अक्सरियत की लेंगे, अकलियत को तो कोई भी नहीं लेता। लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और हज़ारों की तादाद में लोग जो है ना अपनी अपीलों का, फैसलों का इंतज़ार कर रहे हैं। आप जिस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आपको तो, मुझे तो यकीन है कि अगर आप कोई पिटिशन करेंगे उसको देखा भी जाएगा, सुना भी जाएगा और समझा भी जाएगा। तो आपको ये इश्यूज़ आपके नोटिस में हैं कि आपको पता है ना 12-12 साल, 13-13 साल लोगों की अपीलें नहीं निकलती, उसके बाद अपील निकलती है बंदा बरी कर देते हैं। तो मुझे ये बताएं उसके 13 साल उसको वापस करता है कोई? आप इन इश्यूज़ पे क्यों नहीं, आपको माशाल्लाह मुझे तो ये यकीन है कि अगर आपको ये इश्यूज़ बताए जाए तो डेफिनेटली आप उनके ऊपर वर्क करेंगे। जो सर प्रो बोनो बेसिकली ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की आप बात कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पुराना जो लॉग था केसेस का वो बहुत ज़्यादा था। अब इस वक्त बेसिकली आपके जो भी डेथ सेंटेंस का कैदी होता है उसका जब मर्डर रेफरेंस ऊपर जाता है उसको डीबी ने सुनना होता है, डिविजनल बेंच। अब डिविजनल बेंच के अंदर इस वक्त जो सीक्वेंस चल रहा है कि जो आपके 2018 के फैसला जात थे उसको वो टेकअप किए हुए हैं। जून 2018 में जो जजमेंट्स डिलीवर की गई थी सेशन कोर्ट से वो ऊपर चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बन गई है कि डिविजनल बेंच तो रोज़ 5 फैसले जो है वो अपने 5 मर्डर रेफरेंसेस को डिसाइड करते हैं, लेकिन जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है वो क्योंकि सिंगल जज ने सुननी होती है, तो सिंगल जज के पास क्योंकि डेली 80-85 बेल्स लगी हुई होती हैं, उनके पास रिवीजन्स लगी होती हैं, उनके पास हेबियस कॉर्पस की पिटीशन होती हैं, जिस वजह से जब वो अपील की बारी आती है तो नॉर्मली केसेस जो है वो लेफ्ट ओवर हो जाते हैं। और अब इस वक्त मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जिन लोगों को 2011 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी उनकी 2021 10 साल गुजर जाने के बावजूद भी उनकी अपील का फैसला नहीं हो सका। लेकिन क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि आपके पास ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर जजेस जो थे उनकी सीट्स खाली थी। अभी आपको पता चला है कि रिसेंटली पहले 10 लोगों को इंडक्ट किया गया था, 13 लोगों को और एलिवेट किया गया, जिसकी वजह से सीट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं और जिसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है वो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस किया जा रहा है और फैसला जात भी किए जा रहे हैं। लाइफ में जो अपील्स थी वो सुनी जा रही हैं। लेकिन जो सर मैं एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि ये जो ब्रांच है ये बेसिकली मैं इसको मानता हूँ कि यहाँ पर करप्शन है, लोग पैसे दे के अपनी अपील्स आगे पीछे, हालांकि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है कि कंप्यूटराइज सिस्टम से चलता है, लेकिन यहाँ पे अहलकार जो है वो बिल्कुल इस चीज़ों को मैनेज करते हैं और लोग अपनी अपील जो है पहले या बाद में उसका फ़ैसला करवा लेते हैं। लेकिन इसमें एक और भी चीज़ है कि हम लोग नॉर्मली जब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस फाइल करते हैं और हम आर्गू करते हैं तो ऑनरेबल जज साहब ये कहते हैं कि आपका ये डीपर एप्रिसिएशन आप जो है चाहते हैं तो हम आपकी अपील सुन लेते हैं। तो हम कहते हैं ठीक है, हम सस्पेंशन विड्रॉ कर लेते हैं और हम अपील जो है वो आप फिक्स फरमा दें। तो कोर्ट भी अपील फिक्स बाय कोर्ट FC केसेस हम कहते हैं वो कर देती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये होता है कि हो सकता है कि जिसका फैसला बाद में वो पहले सुनवाई हो जाए और जिसका फैसला पहले हुआ था उसकी सुनवाई शायद ना हो। लेकिन उसके बाद मैं एक और ये भी समझता हूँ जैसे कि हमारे जो बहुत बड़े नामवर वकला हैं उनके पास बल्क ऑफ केसेस होते हैं और वो मतलब एक आदमी अगर उसके एक दिन के अंदर 30 केस लगे हुए तो नॉर्मली वो 2 से 3 केस से ज़्यादा टेकअप नहीं कर सकते। तो उस वजह से भी ये है कि वो भी एक डिले का कॉज बन जाता है। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है रिकॉर्ड भी कई दफ़ा नहीं आ सकता जो कोर्ट से लोअर कोर्ट जहाँ से फ़ैसला किया गया, तो कई दफ़ा रिकॉर्ड के ना आने की वजह से भी ताख़ीर हो जाती है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जो ये जजेस की तादाद पूरी होने की वजह से, ऑनरेबल जजेस की तादाद पूरी होने की वजह से जो पुराना लॉग था वो मुझे लगता है कि अब साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला ख़त्म चेंज हो रहा है। अच्छा, आपने पहले मेरे एक सवाल का जवाब दिया, अभी मेरे जहन में ये बात आई है कि अभी मैंने पिछले दिनों एक देखा है, काफ़ी देर पहले की बात है, कुछ 6 महीने साल पहले में केस मेरी नज़र से गुजरा है। वो जो है पटिशनर उसने हाई कोर्ट पर रिट करके ना कि जनाब इस बंदे की जो है ना CDR निकलवाई जाए। और मैं अपने सवाल का जो आपने जवाब दिया ना, एक और सवाल मेरे जहन में आप ज़रा मेरे व्यूवर्स को क्लियर कर दें। अच्छा, उसने पटिशन दायर की हाई कोर्ट में कि जनाब इसकी जो है ना CDR बता रही है, पुलिस वाले ने इसको बेगुनाह कर दिया है, इसकी CDR जो है मैंने निकलवाई है और ये अदालत में जो से पेश कर दी और कोर्ट ने उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करके दोबारा ये कहा कि इसको जुडिशियल जो है इस बंदे को दोबारा रिमांड पे लेके और इसका जो भी ये बनता है इस CDR की रोशनी में करो। आप मुझे ये बताएं, वो तो ठीक बात तयशुदा है कि अदलिया को भी पता है, सबको ये पता है, वो जो जेन्युइन जो शहादती है वो डरते हुए नहीं बनता, जो भी मामला होते हैं।
क्या मुलज़म पार्टी या जो मुद्दई पार्टी है उनके पास ये रेमेडी है कि वो या वो पिटिशन ये बनती है कि ये बेफजूल सवाल तो नहीं होगा? अब मुझे ये भी क्लियर करते हैं कि बेफजूल है तो मैं आज से ये कॉन्सेप्ट ही ध्यान से निकाल दूंगा। अगर उस CDR पे उन्होंने उसका रिकॉर्ड पेश करके मुहतरम जो है अदालत जो हाई कोर्ट है उससे उन्होंने ऑर्डर ले लिया है कि जी दोबारा इस केस की इंक्वायरी कीजिए और CDR को मद्देनजर रखते हुए गुनाहगार और बेगुनाह का तयन किया जाए, तो क्या ये जो मुलज़म पार्टी है वो मुद्दई की दर्ज करवाई हुई FIR को पिटीशन करके चैलेंज कर सकते हैं कि ये जो गवाहान मौजूद हैं इनके CDR पेश की जाए? तो ऐसी रेमेडी है मुद्दई के पास? जो सब देखें, बात यह है कि आइदर पार्टी के पास बिल्कुल ये रेमेडी है कि अगर वो CDR कोर्ट से तलब करवाना चाहें तो करवा लें, और लोग करवाते भी हैं। बेसिकली इशू इज़ दैट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा ये मसला उस वक्त तक हल नहीं हो सकता कि जब तक हमारे पास सिंगल सिम रजिस्ट्रेशन ना हो बाय लॉ। अब ये है कि आपकी 5 सिम्स हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कि मेरी 5 सिम मेरी CD पे चल रही हैं, एक सिम मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसकी लोकेशन आएगी शायद चौधरी साहब का दफ्तर इसी वक्त। एक सिम मेरे नाम से रजिस्टर्ड जो है मेरी वालदा यूज़ कर रही हैं, एक सिम जो मेरे नाम से रजिस्टर्ड मेरा बेटा यूज़ कर रहा है। मतलब वो लोकेशन वाली बात जो है उस पर बहुत ज़्यादा ले दे हुई है, हमारी जजमेंट्स आई हैं। तो ये कोई किसी की लोकेशन की बाबत CDR को इतना वैलिड पीस ऑफ एविडेंस आज नहीं समझा जा रहा। उसकी वजह ये है कि लोकेशन जो है, उसके बाद फिर एक और इशू ये है कि लोकेशन टावर वाइज जो है वो टावर शेयरिंग की वजह से 3 किलोमीटर के वाई के अंदर लोकेशन आती है। जब तक जियो फेंसिंग ना की जाए लोकेटर के साथ, जैसे अगर किसी को किसी ने 0-0 ना किया जाए उस वक्त तक उसके ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो हमारी मॉडर्न डिवाइसेस के हवाले से कि हमारे पास फुटेजेस IO के पास आती हैं कि जो CCTV फुटेज रिकॉर्ड करती है, जो FIR को नलीफाई कर देती है। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको रिलाय नहीं कर रहा, उसको एविडेंस का हिस्सा नहीं बना रहा, तो CDR तो एक फिर फार अवे चीज़ आ जाती है जो सब, जिसके अंदर इबहम रहता है, जो किसी भी बात को फिर एक और बात जो सब आपके इस प्रोग्राम के अंदर मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्योंकि आप बड़ा टेक्निकल प्रोग्राम कर रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ ये प्रोग्राम करते हुए। जो सब देयर आर 2 टाइप ऑफ फार्मूलाज। वन इज़ कि आपका शिफ्टिंग द ग्रेन फ्रॉम द शेफ है कि आपको जो सच्चा लगे एविडेंस की को अप्रेजल करते हुए आपको जो मुद्दई जिस हद तक सच्चा लगे आप उसको सच मान लें, और जहां उसकी एविडेंस झूठी हो आप उसको डिस्कार्ड कर दें। दूसरा है ओमनीबस प्रिंसिपल के, जिसके अंदर अगर वो एक हद तक झूठा है तो उसकी बाकी भी एविडेंस को झूठ में तस्वर किया जाए। तो ये बेसिकली हमारा प्रिंसिपल जो है पाकिस्तान के अंदर ओमनीबस प्रिंसिपल जो है ये हमारा लागू नहीं है। शिफ्टिंग द ग्रेन फ्रॉम द शेफ है वो हमारा चलता है। तो उसके ऊपर जो खोसा साहब ने एक जजमेंट दी थी ओमनीबस की कि एक मुद्दई जो एक थाने का मुहर्रर था उसने मौके पे अपनी मौजूदगी बताई, और एपेक्स के सुप्रीम कोर्ट ने जब रिकॉर्ड निकलवाया तो मौके पे नहीं था, वो थाने अपनी ड्यूटी पे था और ड्यूटी रजिस्टर के अंदर उसका इंदराज हुआ था, और उन्होंने उसको इक्विट कर दिया सारे मुल्जमान को कि ये चांस विटनेस है कि मौके पे ये मौजूद नहीं था, ये थाने था। लेकिन उस प्रिंसिपल को बाद में एपेक्स के सुप्रीम कोर्ट ने, लार्जर बेंच ने ये होल्ड किया कि ओमनीबस प्रिंसिपल पाकिस्तान में लागू नहीं है। यहाँ पे शिफ्टिंग द ग्रेन फ्रॉम द शेफ का प्रिंसिपल है कि जितना सच हो उस पर आप उसको मान लो और जितना झूठ है उसको डिस्कार्ड करो। अच्छा सर, ये क्या कहते हैं किताबों में, कानून की किताबों में ये लिखा हुआ है, और अक्सर वकील जो है 302 के मुकदमे की जब जिस दिन बहस होती है कंप्लीट, तो एंड पे वो एक फ़िक्रा अदालत को जो है ना बड़ा उसको मुतवज्जो करके ही करते हैं, कहते हैं कि जी अदालत का जो है ना मुलज़म चहेता बेटा है, तो अदालत ये कहती है कि अगर मुझे शक डालोगे ना तो मैं इसका फ़ायदा या रिलीफ अपने बेटे को दूंगी, और 100 गुनहगार अदालत से छूट जाए, किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होगी। जब मुलज़म के साथ इतनी अदालत की हमदर्दी हैं और अदालत कानून की जो मेजर एक्ट आप खोलें स्टार्ट में ये 3-4 चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसके बावजूद इस पर वैसे शाह साहब ये होना चाहिए कि देखें, मैं आपकी बात को बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि एक बंदे ने 302 की FIR दर्ज करवाई, 6 सिमें हो सकती हैं, ये इंसिडेंटली तौर पे हो सकती हैं कि आप कहेंगे जो 6 सिमें थी उसका कोई भाई उस वक्त प्लेस ऑफ अकरेंस पे मौजूद था। मैं इस बात को इसलिए नहीं मानूंगा कि हज़ारों में अगर एक वाक़या ऐसा हो भी जाता तो ठीक है, ज़्यादातर वाक़यात में जो है ना, अगर FIR के अंदराज का अमल शफाफ बनाना है तो मेरी नज़र में ये काम इनको करना चाहिए। मैं जो सब आपकी इस बात को बिल्कुल मानता हूँ। अगर इस तरीके से ये आप जो चीज़ बात कर रहे हैं ना, ये FIR की रजिस्ट्रेशन से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की आप बात कर रहे हैं, जो 154 CRPC के अंदर प्रोवाइडेड नहीं है। आप देखिए एंटी करप्शन जो है वो FIR दर्ज करने से पहले एक इंक्वायरी होल्ड करता है। इसी तरह FIA जो है वो
FIR के इंदराज से पहले एक इंक्वायरी होल्ड करता है। तो जब तक आप पुलिस रूल्स के अंदर अमेंडमेंट नहीं करेंगे कि FIR का इंदराज से पहले इंक्वायरी होल्ड की जाए, उस वक्त तक SHO के पास कोई पावर नहीं है कि वो पहले इंक्वायरी होल्ड करे और इंक्वायरी होल्ड करने के बाद वो FIR दर्ज करे। फिर मैं एक और आपको बात बताता चलूँ चौधरी साहब कि पुलिस ऑर्डर 2002 आने के बाद पुलिस को मुख्तलिफ हेड्स के अंदर डिवाइड कर दी गया। ऑपरेशनल विंग जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। ऑपरेशनल विंग ने सिर्फ और सिर्फ FIR का इंदराज करना है और कॉपी बराए तफ्तीश जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को भिजवा देनी है, जिसको इख्तियार दिया गया कि वो तफ्तीश कर सकते हैं और उन्होंने ही तफ्तीश करनी है। तो जो साहब ये आपकी बात बड़ी वैलिड है। अगर ये प्रोसीजर में अमेंडमेंट कर दी जाए तो बहुत से मसाइल से बचा जा सकता है, अदालतों का रश कम हो सकता है, एग्नी ऑफ ट्रायल से लोग बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फरसूदा निज़ाम चल रहा है, 1898 से जो प्रोसीजर लागू था। जो साहब मैं एक और बात आपके साथ ऐड करूँगा कि अगर आप इंडिया को ले लें तो इंडिया ने अपने मसाइल को मद्देनजर रखते हुए प्रोसीजर को भी अमेंड किया है, उन्होंने पुलिस रूल्स को भी अमेंड किया है और वो पूरे तरीके से अपने जो उनके हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर उनको भी अमेंड किया। लेकिन हमारे पास अफसोस से कहना पड़ता है कि असम्बलियाँ सिर्फ और सिर्फ पार्टीबाजी की लड़ाई में मशगूल हैं और जो लेजिस्लेशन हमारी ज़रूरत है, जो उनका करना जिम्मेदारी है, वो नहीं कर रहे हैं। और मैंने अक्सर ना FIR में पढ़ता हूँ ना तो उनमें लिखा होता है, एक ना उसमें खाना होता है, उसमें लिखा होता है कि तफ्तीशी अफसर अगर FIR दर्ज करने में कुछ तवक्कुफ हुआ हो तो उसकी वजह बयान करे। आगे लिखा होता है कि बिला तवक्कुफ, या आगे लिखा होता है हस्बे अमद जो है ना तहरीर मुकदमा जो है ना दर्ज रजिस्टर हुआ। हालांकि उसमें जो है ना डिले ऑफ टाइम जो है ना ये डेफिनेटली होता है। अक्सर FIR में रोजनाम चाहिए रोक लेते हैं, आपको तो बेहतर पता होगा, और अपनी बाकी कार्रवाई को उसी तरह कच्ची पेंसिल से लिखते जाते हैं। जो ही उस FIR का अंदराज करते हैं बाद में रोजनामचे को उसी तरह अपडेट करते हैं ताकि वो प्रूफ हो जाए कि कल को हमारे खिलाफ कोई इंक्वायरी तो हम कहते जनाब हमने तो बर वक्त जो है इसका कर दिया था। अब इसमें देखें डिले ऑफ टाइम जो है ना, मैंने कई मुकदमात में लोगों को इतना ही नहीं पता। शाह साहब आप यकीन करें, आपको तो मेरे से ज़्यादा, आपके पास तो जाते ही लोग वेंटिलेटर मशीनों पे हैं। मैंने लोगों को देखा कि लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं, और यही चीज़ें मैं लोगों को क्लियर करता हूँ कि भाई लोगों को पता लगना चाहिए कि हमारे पास कितने के इख्तियारात हैं। मुझे कई लोग हाई कोर्ट में मिले हैं, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, मैंने फलाने इंस्पेक्टर के खिलाफ दरखास्त दे दी है। वो मैंने कहा जी क्या किया जी, मैंने फरहाद अली शाह साहब को कर लिया वकील। मैंने कहा भाई उस दरखास्त में क्या लिखा है, उसने कहा बस उन्होंने मुझे कह दिया तुम देंगे। अब देखें उस बंदे ने क्या पैरवी करनी है, उस बंदे ने क्या करना है जो वो कुला के पीछे लग गया है। देखें आपके प्रोफेशन में हर बंदा जो है ना, मैं अपना कारोबार जो करता हूँ ना, मैं भी अपने कस्टमर से बड़ा उनको हिलो जो बड़े उनसे करता हूँ। अगर वकील बड़ा तकड़ा है, बड़ा ज़बरदस्त है, और मुद्दई बेचारा जो है ना वो उसको शऊर ही नहीं है, उसको यही नहीं पता कि मैंने कौन सी मिसल में ऐसी चीज़ डालनी है जिससे इसका पेट भरना है, वो सारा कुछ वकील पे छोड़ देता है। और मैं खुद इतना लागर्ज हूँ कि मुझे कोई पैसे दे के कहिए आप मेरा काम कर दें तो मेरे से नहीं होगा, मुझे और भी बड़े काम हैं, जब तक वो मुझे आके बार बार नॉकिंग नहीं करेगा। तो मैंने ये देखा है कि वकला बरादरी में जो है ना ज़्यादातर जो है ना वकील, मैं यकीन करें मैं ये जेनवनली मैं सब वकला की मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। तो ये जो वकील होते हैं, कभी आपने इनको अपनी गैदरिंग में या अपने जहाँ पे आपकी महफिल वगैरह होती है, आप इनको ये बताया करें ना कि यार ये यकीन करें कि ज़्यादातर तो नहीं मैं कह सकता, कुछ इनका जो है ना कुछ तादाद वकला की है जो साइलिन को जो है ना उनको ख्वार करते हैं। तो कभी उनको भी आपने ये यानी कि आउट ऑफ द वे जाकर समझाने की कोशिश की है कि या आप कहते हैं कि यार ठीक है जो भी हो मैं आपके साथ हूँ? जैसा मैं तो ये समझता हूँ कि आज का जो साइल है वो बड़ा अवेयर है, और हम जिस दौर में आ गए हैं सोशल मीडिया का दौर है, और जो मॉडर्न डिवाइसेस की वजह से लोगों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आज तो उस किस्म का अनपढ़ आदमी नहीं है। मैं समझता हूँ कि विजिलेंट साइल है हमारा, और वकला जो हैं वो पूरे तरीके से उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास, क्योंकि मैं 6 साल मेंबर बार कौंसिल रहा हूँ, हमारे पास वकला की शिकायत आती थी, हमारे पास डिसिप्लिनरी कमेटी है, हम सुनते थे। जो सब थोड़ा सा मैंने ये देखा है कि अवाम जो है ना साइल बन के जब आती है तो उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और वो ये समझते हैं कि हमारा वकील जो है, देखें बात ये है चौधरी साहब कि बड़ा वकील करके वो समझते हैं बस अब हम जो समझते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा, इस तरह से नहीं होता। चौधरी साहब मैं आपको बाखुदा जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि मेरे पास अगर 100 क्लाइंट में डील करता हूँ तो उसमें से 25 लोग मुझे केस देते हैं, 75 लोग चले जाते हैं। उसकी वजह ये है कि मैं हमेशा उनको वो बात बताता हूँ जो उनके डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। हम ये नहीं कहते, अब देखें जिस आदमी को फायर अलेज किया गया, तो ऐसा मैं उसको कैसे कह दूं कि आप बरी हो जाओगे? कैसे? मैं उसको यही कहूँगा कि आपका केस हम करेंगे, जो सर्टन राइट्स हैं आपको लेके देंगे, लेकिन
हमारे पास लोग आते हैं तली पे सरसों जुमाने के लिए, वो कहते हैं जी आप हमारी बेल करा दें। हम कहते हैं आपका बेल का केस नहीं, आपका ट्रायल में अच्छा केस है, ये डीपर एप्रिसिएशन की बातें हैं, अप्रेजल ऑफ एविडेंस होगी, आपकी जजा और सजा जजमेंट के थ्रू आपको इसके फ़वायद मिलेंगे, लेकिन आपका बेल का केस नहीं है। लोग इधर उधर से फिर जब बेलें सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो जाती हैं तो फिर हमारे पास वापस आते हैं कि शाह जी आपकी बात ठीक थी, हम धक्के खा के आ गए, आप हमारा ट्रायल कर दें। तो हम तो जो है सब मैंने ये देखा है कि नॉर्मली लॉयर्स जो हैं वो अपनी जगह पे ठीक होते हैं, और एक्सपेक्टेशन। और फिर एक और चीज़, सब हमारे फील्ड के अंदर एक और बड़ा मसला है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपके सामीन के साथ भी। जो सब आज जब हमारा साहिल कहीं पे बैठता है ना, तो अगला बैठने वाले बंदे के पास, अगर आप बीमार हैं तो एक अच्छा हकीम उसके पास है, अगर आप बीमार हैं तो एक अच्छा डॉक्टर उसके पास है, अगर आपका कोई केस है तो उसके पास एक अच्छा वकील है जो उसके किए हुए वकील से ज़्यादा सियाना वो उसके सामने साबित करते हैं। तो मैंने ये देखा है कि वो इस वजह से लोग जो बहुत ज़्यादा मशवरे इधर उधर से करते हैं वो ही मसाइल का शिकार होते हैं, और वो किसी से भी कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि उन्होंने हर जगह पे मशवरा करना इसका। अगर आप देखें एक डॉक्टर के पास जाएं और उससे मशवरा करें और उसके बताए हुए प्रिस्क्रिप्शन पे वो आप दवाई लें तो शफा तो मंजानी बल्ला है। तो इसी तरह वकील ने कोशिश करनी होती है आपके राइट्स को डिफेंड करने की, लेकिन आप उसमें एतमाद तो करें। अदम एतमादी की वजह से लोग जो है वो मसाइल का। अच्छा, आखिर में मुझे मेरे नाज़रीन को आप ये बताएं कि मुझे पता लगा कि ये जो पंजाब बार कौंसिल, बल्कि लाहौर बार कौंसिल जो है ये एशिया की सबसे बड़ी बार, लाहौर बार एसोसिएशन है जो सब ये एशिया की सबसे बड़ी बार है। अच्छा। और 17,000 हमारे लॉयर्स हैं जो रजिस्टर्ड वोट डालते हैं। वैसे 23,000 के करीब लोग जो हैं वो लाहौर बार से रजिस्टर्ड हैं। तो मुझे पता लगा कि आप इलेक्शन में आप जो है ना इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, बल्कि आपकी कैंपेन भी शुरू हो चुकी है। तो आपने अपने अंदर, आपको पता है कि उसके बाद आपको कितने वकला के लिए, उनके लिए आपको शायद आपकी नींद भी पूरी ना हो, या जो मसाइल हैं आपको तो उनका डेफिनेटली पता होगा। तो आपने अपने अंदर उस कैपेसिटी से, आप उस कैपेसिटी को जानते हैं और आपको यकीन है कि आप उस मयार पे, उस स्टेटस पे जो अवाम ने आपसे तवक्कुआत वबस्ता की हुई हैं, आप उन पर पूरा उतर सकेंगे? चलिए सर, देखिए मैंने ये लाहौर बार का इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला इस बात से किया था कि मैं ये चाहता हूँ कि लाहौर बार को एक प्रोफेशनल अंदाज में चलाया जाए, और एक आम आदमी जो प्रोफेशनल वकील है उसकी कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि वो चाहे कि सदर जो है वो यहाँ से कोई दूध की नहरें बहा दे। हम ये चाहते हैं कि जुडिशरी में बैठे हुए लोग जो हैं वो सामने खड़े हुए वकील की भरपूर तरीके से बहस सुने और जो बाकायदा कानून के मुताबिक फ़ैसला करें, जिससे एक आम वकील जो है वो इंसाफ दिलवाने में कायम और उसका इज़्ज़त और तकरीम उसकी बढ़े। और सबसे बड़ी बात यह जो मैं करना चाहता हूँ कि लॉयर्स की डिग्निटी के ऊपर जो बहुत ज़्यादा खुफिया तौर पर ये एक मूवमेंट चलाई गई है कि हमारे काले कोड के हवाले से, क्योंकि आपको पता चले साहब ये ऐसी हमारी कम्युनिटी है कि जो आमिर की आंखों में आंखें डालना भी जानती है और आमिर को रोकना भी जानती है। आपके सामने मुशर्रफ दौर आप लोग देखा है कि हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, और वकला सिविल सोसाइटी में हमेशा हर आमिर के सामने हर अव्वल दस्ता के तौर पे आते हैं। तो चौधरी साहब, हम लोग जो हैं पूरे तरीके से कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उसको हम हल करना चाहते हैं। हमारे मेडिकल के मसाइल हैं, बच्चों की एजुकेशन का मसला है। पिछले 30-35 साल से लाहौर में साफ़ियों को कॉलोनियाँ दी गई, डॉक्टर्स को कॉलोनियाँ दी गई, लेकिन लॉयर्स के लिए कोई हाउसिंग सोसाइटी का आज तक इनेकाद नहीं किया गया। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है। उसके साथ साथ जो सब जो यंगस्टर हैं हमारे, उनके लिए बहुत कुछ करना है। मैं यंगस्टर्स को एक मैसेज देता हूँ कि हमने पढ़ कर रिलीफ लेना है, लड़ कर रिलीफ नहीं, लड़ कर। अच्छा, आखिर में ना मैं नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ, फराज शाह साहब ने जब ये बात बताई ना कि मैं कोई प्रोग्राम्स, पहले प्रोग्राम से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ और दिन ब दिन आपका प्रोग्राम जो है ना बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। और साथ में मुझे उन्होंने ये बताया कि मेरी वालदा जो है ना बड़े शौक से आपका प्रोग्राम देखती हैं, और वो भी ये कहती हैं कि ये बंदा बात बिल्कुल सच करता है। मेरी तो कोशिश होती है कि आप दोस्तों को, भाइयों को, देखने वालों को, अपने नौजवानों को एक मस्बत मैसेज दूँ। आखिर में मैं आपसे एक अम्बल सबमिशन करनी चाहता हूँ कि आपको पता है नौजवान बड़ा बिगड़ चुका हुआ है, और आपका जो है ना बड़ा पोलाइट रवैया है, बड़े अच्छे अंदाज से आप अपना मैसेज डिलीवर करते हैं। इस चीज़ का मुझे 100% यकीन है। आप मेरे देखने वाले नौजवानों को एक मैसेज दें और मेरे प्रोग्राम से क्या जो है ना उसका तासुर जाता है। जो सब आपका प्रोग्राम जब मैंने पहले दिन देखा को आपकी बटरिंग करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं बाखुदा, क्योंकि मैं फौजदारी वकला और ये फौजदारी के केसेस करता हूँ, और ये जो हमारे लाहौर के पहलवान कल्चर के रिलेटेड लोग थे उनके मैंने केसेस किए हैं। मैंने बहुत ज़्यादा उनकी स्टोरी सुनी, पढ़ी, लेकिन जितनी आप इंफॉर्मेशन अपने सामीन को देते हैं जो कि फैक्ट्स से रिलेटेड होती हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि आप जो इसमें आपका मोटिव है कि जो यंगस्टर्स ने कहानियाँ सुन के जो जुर्म की दुनिया में आते हैं, आपका मकसद उनको रोकना। तो मैं बिल्कुल जो है साहब आपके इस प्रोग्राम को सल्यूट पेश करता हूँ, और जो आपका मोटिव है ये बिल्कुल, अगर आज माशरे में हम अच्छाई चाहते हैं
तो अगर हमारा आने वाला बच्चा जो हमारा मुस्तकबिल है, अगर हम उसको राह रास्त पे लाना चाहते हैं तो उसको एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी जो आपके इस प्रोग्राम से। मैं अपने बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि आप ये प्रोग्राम देखें, और ये जुर्म की जो दुनिया है ये इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी आम फिल्मों और ड्रामों में दिखाई जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइब हैं, फैमिलियाँ तबाह हो जाती हैं, लोगों को बहुत कीमत देनी पड़ती है। और अगर आज के बच्चों को हम बचाना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस उससे शेयर करने पड़ेंगे। और आपके इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है आज के नौजवान को जा रही है, और मैं दुआ गूँ कि अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। नाजरीन, मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में आके मैंने जो प्रोग्राम में सवालात किए हैं और जो सैयद फरहाद अली शाह साहब ने जवाबात दिए हैं, अभी ये इलेक्शन के जो है ना टाइटैनिक है, ये इतना बड़ा, अगर पंजाब बार कौंसिल एशिया की अगर सबसे बड़ी बार कौंसिल है तो आप देखें इसका इलेक्शन कितना सख्त होगा। तो ये मेरी दुआ होगी कि अल्लाह ताला इनको जो है कामयाब करें। और मैं आप तमाम व्यूवर्स को आज ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं बेशक मेरे पास वोट देने का हक़ नहीं है क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने सारे अफराद कुंबा को, अपने दोस्त अहबाब को, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बल्कि वो खुद ही वो जो है ना कायल हैं, लेकिन जो को थोड़े बहुत मैं अपना कोई हक़ अदा कर सकूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इनको कामयाब करने में कोई कसर ना छोड़ूँ। और नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि आप प्रोग्राम देखिएगा, इसमें अगर कोई आपको इनका जवाब या मेरे किसी सवाल पे आपको इख्तलाफ हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।